तो आरएस का पेपर आने वाला है विच इज ऑफ 2 Feb 2025 का। और आज तारीख हो रही है 18 फर्स्ट 2025। ओके। सो दिन काफी कम है और बहुत क्रूशियल भी है। सीट्स अराउंड 700 प्लस है और इट्स गुड वैकेंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं और सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं विद द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूर जाना चाहिए, जिनको लगता है जिनके पास काबिलियत है और कुछ कर सकते हैं। ओके। सो शुरू करते हैं इसके प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से। इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि बताया गया है कि ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, बट कुछ कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो देखने लायक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रीलिम्स एग्जाम विल कंसिस्ट वन पेपर ओनली। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, जीएस होता है, या फिर सी सेट अलग होता है, लाइक यूपीएससी। बट ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक पेपर होता है स्पेसिफिक, यहाँ पे दिए गए हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है फॉर एग्जांपल एमसीक्यू। इसका मतलब एमसीक्यू कैरिंग 200 मार्क्स, 200 नंबर का पेपर होता है। द एग्जामिनेशन इज meant टू सर्व अ स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। मतलब इसमें मार्क्स ऐड नहीं होते। मेन कहने का मतलब ये होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी बैचलर्स लेवल। तो जिसके पास भी बैचलर लेवल की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। और इसका स्टैंडर्ड जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है, वो बैचलर लेवल रहने वाला है। ठीक है। The mark obtained in the prelim exam by the candidate who was declared qualified only for the admission to mains examination will not be counted for determining for final order of merit। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रीलिम्स के नंबर काउंट नहीं होते, ओनली मेंस के नंबर काउंट होते हैं फॉर द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। और सब्जेक्ट्स क्या आते हैं इसमें? जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जनरल नॉलेज का बेसिकली मतलब है कि जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस का मतलब है कि बेसिकली आपने जो साइंस और टेक और बायो, जनरल ह्यूमन साइंस जो आपने अपने एकेडमिक्स में पढ़ी है, वो आपको आती है कि नहीं और कितनी आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर द बैचलर्स लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है। और ये 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। बेसिकली आपका ये 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इसमें लिखा भी गया है, और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो 200 क्वेश्चन है ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे में इंसान, तो 1 to 2 आवर्स में ये इंसान क्वेश्चन कर लेता है। उसको 3 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती। 3 घंटे इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम मिस्टेक्स करें। ठीक है। मिस्टेक से क्या होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे फॉर द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 200 डिवाइड बाय 150 कितना आता है। आप खुद कैलकुलेट कर लेना, बहुत स्मार्ट हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो। सो यू शुड बी रेडी फॉर इट। तो सिलेबस देखते हैं फटाफट कि सिलेबस में क्या क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, तो ये सब है। मेन तो हेरिटेज है जो कि लास्ट में लिखा गया है। हेरिटेज में फॉर एग्जांपल आर्ट, कल्चर,
ऑफ राजस्थान लिटरेचर की मेजर बुक्स कौन सी है, ट्रेडिशन कौन सा है, ट्रेडिशन में आगे मेले, त्योहार, फेस्टिवल, ठीक है, जो कि हर साल होते हैं। सॉरी, जो कि हर साल होते हैं। तो बेसिकली समझते हैं क्या क्या आता है प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के अंदर प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है ऑफ राजस्थान, वो आएंगी। प्री हिस्टोरिक साइट एंड पैलियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के वक्त की साइट्स कौन कौन सी है। और ब्रॉन्ज एज में आते आते आपके पास अशोककालीन और बुद्धा एरा की बात हो जाएगी। ब्रॉन्ज का मतलब बेसिकली कॉपर होता है, जहाँ पे हम पहले पत्थर और रॉक और अदर इंस्ट्रूमेंट से काम चलाते थे फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। बाद में ब्रॉन्ज एज आने के बाद हमने मेटल का यूज करना शुरू कर दिया। मेटल के यूज से इतना तेजी से रेवोल्यूशन आया कि हर चीज मैकेनाइज हो गई, इजी हो गई, और फॉर द सर्वाइवल इज गुड। तो सरवाइव करने के लिहाज से ये अच्छा होता गया। ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आई, जिसे हम अर्ली 11th सेंचुरी भी बोलते हैं। 11th सेंचुरी, 1100 सेंचुरी, जो कि आप पढ़ते हो महाराणा कुंभा और ये सब के बारे में, जो कि आप पढ़ सकते हो। मेजर बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स नहीं रेफर करनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे वन बाय वन, क्या है, क्यों है, कैसे है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ एंशियंट राजस्थान। एंशियंट राजस्थान में सोसाइटीज एंड कल्चर कैसे थी। देखो, इसमें बेसिकली दो बात हो रही है कि आपको हिस्टोरिक सेंटर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि मेजरली क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड होता है कि आपका ट्रेड कहाँ हो रहा है। दूसरा आपको क्या होता है, फेस्टिवल्स कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके हिस्टोरिकल सेंटर्स माने जाते हैं। ट्रेड फॉर एग्जांपल दो तरह के होते हैं, एक तो सी वाला ट्रेड होता है, जो कि वाया सी हो रहा है, और वाया लैंड हो रहा है। तो राजस्थान आपको पता होगा कि एक फुल्ली लैंड बाउंडेड एरिया है, जहाँ पे आसपास कुछ भी सी का नामो निशान नहीं है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऊपर के एरिया में हरियाणा पंजाब का एरिया आ जाता है, और यहाँ पे गुजरात आ जाता है, यहाँ पे एमपी आ जाता है, और ये राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो हिस्टोरिक सेंटर आपको ट्रेड पढ़ने होंगे, और पढ़ना होगा कि कहाँ कहाँ पे कल्चर फ्लोरिश हुआ उस एरा में। ठीक है, तो हम राजस्थान के कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सोसाइटी की। लाइक सोसाइटी में फ्रॉम द विलेज लेवल टू द टॉप लेवल, हाउ थिंग्स वर ऑपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इसका लीडर का नाम क्या था, टॉप लेवल में लीडर को क्या कहते थे, इनके मंत्रियों को क्या कहते थे, इनके रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोसेस क्या था, और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था, विलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था, जस्टिस का प्रोसेस क्या था, किसी को सजा देनी है तो उसका क्या प्रोसेस था, जस्टिस कैसे मिलेगा, टॉप लेवल पे जस्टिस कैसे मिलेगा, और इनकी अदालतें कैसी होगी। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे दोनों के अंदर। इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रिलीजन की भी बात हो रही है।
कि रिलीजन कैसे फ्लरिश किया उस जमाने में। तो रिलीजन के अंदर स्टार्टिंग का रिलीजन तो वही है कि राजस्थान में रिलीजन कैसे और कौन कौन से रहे हैं। फ्रॉम द एरा ऑफ ब्रॉन्ज एरा, आयरन एरा टू मिडिवल एरा, कैसे चेंज हुआ रिलीजन। सो आपको जैनिज्म मिलेगा, बुद्धिज्म मिलेगा इस एरा में। मिडिवल एरा तक आते आते आपको मुस्लिम और हिंदू राजपूत की यूनियन भी मिलेगी। इन दोनों की यूनियन हो गई एक तरह से। इन्होंने अपनी डॉटर्स इनके साथ दे दी, इनकी डॉटर्स इनके पास चली गई। तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दीज आर डिबेटेबल टॉपिक्स। तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, सही है क्या गलत है, और आप क्वेश्चन भी करोगे कि मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है। कल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में भी बताया गया है कि इसका कल्चर क्या है। कल्चर बेसिकली यहाँ की बायोडाइवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। आई एम सॉरी, आई विल से करेक्ट। यहाँ का लैंड कैसा है। डेजर्टेड लैंड है, पानी नहीं है, सूखा है। तो जहाँ पे वाटर होगा तो उससे रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स होंगे। डेजर्टेड लैंड है तो पीपल आर लेस इन डेंसिटी। तो जहाँ डेंसिटी कम है और पानी भी कम है, तो वहाँ के फेस्टिवल थोड़े यूनिक होते हैं। इसके बारे में ये भी आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा यूनिक मेरा पर्सपेक्टिव है इन सबको लेकर। तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इनके राजघरानों पे। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट राजघराने थे जो कि डिफरेंट एरा और टाइम में एग्जिस्ट करते थे। जैसे पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टी। तो राजघरानों की बात हो रही है। ठीक है। गोहिल वंश, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया, छावा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मिडिवल राजस्थान, जो कि मैं बता चुका हूँ। मिडिवल भी आपको पढ़ना है साथ साथ एंशिएंट के साथ साथ। तो इसके बारे में बात हो रही है। और ये आपस में ही लड़ते रहते थे। शादी कर ली, नहीं कर ली, लड़ लिया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो ये सब चलता रहता था इनके। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है। तो आपको पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ना है इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान। राजस्थान का इमरजेंस के बारे में पढ़ना है कि मॉडर्न राजस्थान कैसे बना। देखो, मिडिवल से डायरेक्ट जंप कर गई ये सीधा मॉडर्न पे। बीच में 1857 वगैरह वगैरह जो भी सब था, वो भी सबको आपको इसी में ही पढ़ना पड़ेगा। ट्राइबल के बारे में कि भाई ट्राइबल रिवॉल्ट हुई, और इंडस्ट्रियल कैसे सिस्टम शुरू हुआ, प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ, इकोनॉमिक कैसे शुरू हुआ, सोशल रिफॉर्म्स कैसे हुए। तो वो सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। अब पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान कैसे हुआ। मॉडर्न राजस्थान के इमरजेंस के बारे में पढ़ते हुए हमें कुछ कुछ चीजें पता चलेगी कि कैसे ट्राइबल और पीसेंट मूवमेंट ने अवेक करा इनको। प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही करीबी से। प्रजामंडल मूवमेंट क्यों था, कैसे था और कहाँ हुआ। प्रिंसली स्टेट ने कैसे पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, और राजस्थान नाम कैसे पड़ा बेसिकली, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। और इन सब के बुक्स के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। उन सबको अवॉइड करते हुए आप अपनी राजस्थान की टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन के नाम से आती है मार्केट में। बहुत अच्छी बुक है, आपको लेनी चाहिए। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पल, फोर्ट, स्पेस, मैन मेड वाटर बॉडीज के बारे में। मैन मेड वाटर बॉडीज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी झीलें बनाई गई, पानी की कमी थी, वाटर नहीं था, वाटर स्कैर्ड स्कारसिटी थी बहुत ज़्यादा। वाटर स्कारसिटी होने के कारण जहाँ पे पानी होता था, वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती थी उस सिटी की। उस सिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती थी। ठीक है। उस सिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी जहाँ पे पानी होता था। तो पानी बहुत ज़्यादा। व्हाट इज हैपेंड, लेट मी सी।
नथिंग। सो पानी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना इसमें बहुत ज़रूरी है। एक वो भी है इसमें कि पानी को लेके पानी को लेके है मतलब कि पानी अगर कहीं पे आ जाता था तो उसके भी फेस्टिवल बनाए जाते थे कि कुछ लोग होते थे वो कुआं खोदते थे, फिर खोदते खोदते जब उनको पानी मिल जाता था तो गांव के लोग उनको फूड ग्रेन्स और वो सब प्रोवाइड करते थे जिससे उनका घर भी चल सके। तो इस तरह की बातें हैं पानी को लेके, वाटर बॉडीज को लेके, जो कि आपको खुद ही पढ़नी चाहिए। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोचिंग या किसी मटेरियल के भरोसे ना रहते हुए सेल्फ स्टडी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप खुद के बारे में जान पाओगे, सेल्फ अवेयर हो पाओगे और समझ पाओगे कि क्या कमी है क्या नहीं है। हाँ, मेंटरशिप वगैरह लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है सिचुएशन में कि आपको लगे कि भाई मुझे किसी से पूछना है, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए उस तरीके से, तो वो भी आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट पढ़ सकते हो आप, बीकानेर से लेके आगे तक जोधपुर तक सबके बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस इंस्ट्रूमेंट्स, ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने यहाँ पे, अलगोजा है, सारंगी है, वो सब है। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा डांस फेमस है, कौन सा घराना फेमस है। जैसे जयपुर घराना भी फेमस है, कथकली वैसे है तो यूपी का डांस, कथक यूपी का है, बट जयपुर घराना भी कथक में काफी फेमस है। अब पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी और अभी भी क्या चल रहा है, तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज और उनके डायलेक्ट्स के बारे में कि ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और ये सब के बारे में, क्योंकि अलग अलग रीजन का अलग अलग लैंग्वेज और डायलेक्ट है। समझ में सब आ जाएगा तुम्हें। जैसे शेखावाटी का अलग डायलेक्ट है, हनुमानगढ़ गंगानगर के जिले में जाओगे तो वहाँ का अलग डायलेक्ट है, उनका बोलने का तरीका अलग है, बोल सब मारवाड़ी या फिर वागड़ी ही बोल रहे हैं, बट उनका डायलेक्ट अलग है, तो उस रीजन से उनकी नेमिंग और बोलने का स्टाइल एक डिफरेंट हो जाता है। और लिटरेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोक लिटरेचर्स के बारे में जो लोकली काफी फेमस है, फॉर एग्जांपल जो लोकल कविराज वगैरह थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे मीराबाई थी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हिस्टोरिकल में ही एक टॉपिक है, रिलीजन लाइफ, रिलीजन कम्युनिटी, सैंड सेक्ट राजस्थान, जो भी मैं बता रहा हूँ वही बार बार नेक्स्ट टॉपिक में रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा था भक्ति मूवमेंट के बारे में, तो ये टॉपिक भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। भक्ति मूवमेंट, ठीक है, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है तो आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। सोशल लाइफ राजस्थान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, फेयर, फेस्टिवल, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो इंडियन मंथ है, चैत्र, वैशाख, श्रावण पक्ष, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें फेस्टिवल्स याद रहेंगे और फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में आप जान पाओगे ज़्यादा अच्छे से। तो वो आप प्रिपेयर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, अब पर्सनैलिटीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, उसके बारे में आपको समझ आएगा जब आप सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे। पर्सनैलिटीज आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जहाँ जहाँ रिवॉल्ट करी है किसी ने किसी के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइबल रिवॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी राजा के खिलाफ रिवॉल्ट कर दी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर दी, या फिर एंशंट वक्त में भी अगर देखेंगे अपने, तो फेमस पर्सनालिटी उस जमाने में रिवॉल्ट तो इतनी होती नहीं थी, तो आर्ट्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनालिटी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान का है, उनका काव्य खंड है
उसका जो राइटर था उसके बारे में आप ही बता सकते हो, चंद्रवरदाई था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे और भी राइटर्स थे जो राजस्थान में आए और जिन्होंने अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, बट इतना आता नहीं है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में उतना ही पढ़ना है जितना ये इम्पोर्टेंस रखता है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस कितनी है कितनी नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैं दो रिसोर्सेज लूंगा। एक तो लूंगा एनसीईआरटी और एक लूंगा करंट अफेयर्स। ठीक है, एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स। एनसीईआरटी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, वहां से आप हिस्ट्री की बुक्स 11th और 12th क्लास की, वहां से आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, फ्रॉम द मिडेवल एरा टू न्यू मॉडर्न एरा, गांधीयन एरा तक। और करंट अफेयर्स जो कि हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स में कोई पुराना टॉपिक अगर आ गया, जैसे टीपू सुल्तान के ऊपर डिबेट हो जाती है या फिर किसी और रूलर के लिए डिबेट हो जाती है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो वो एक करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है विद पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही इजी और यूनिक टॉपिक है। आपको अपने इतिहास के बारे में जरूर जरूर पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको क्लियर पिक्चर मिलती है फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिस्ट्री में ले तो जाता है और आपको फ्यूचर के लिए भी अवेयर रखता है। तो ये जरूर पढ़ने जरूरी है। आप जैसे फ्री टाइम में कोई मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, उससे अच्छा अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, अपना फोकस देना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री की बुक्स एनसीईआरटीज वगैरह के नोट्स बना लेने चाहिए। एक बुक के नोट्स बनेंगे 10 या 20 पेज की, तो आप आराम से बना सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो और उसी को पिन अप करके रख सकते हो अपनी बुक में। तो आपका एक सेग्रीगेशन बन जाएगा, एक स्टैक बन जाएगा नोट्स का, जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, वेदर इट्स आरएएस एंड यूपीएससी। ठीक है, दोनों एग्जाम में वो चीज़ काम आएगी। और अगर आपके पास थोड़ा वक्त और है, तो आप नोट्स बनाने के साथ साथ उनके क्वेश्चन भी कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ आरएस एंड यूपीएससी ऑल्सो बोथ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। टॉपिक क्या है? एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड, कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, इंडस एंड वैदिक एज। इंडस और वैदिक एज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, न्यू रिलीजियन आइडियाज, बीसी आजीविकाज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आजीविकाज एक सेक्ट था, बुद्धिज्म भी एक सेक्ट है और जैनिज्म भी एक सेक्ट है। इसके लिए मैंने था इसलिए कहा क्योंकि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता। बुद्धिज्म के बारे में आप अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हो, और जैनिज्म का भी आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक से पढ़ सकते हो। दोनों बुक बहुत अच्छी है और आप अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकते हो। लुक, एनसीईआरटीज बुक्स नोट्स, ये आपको सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए मिलता है, ना कि इन बुक से सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट। वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा आपको आना मुश्किल है। ठीक है, तो मेजरली आप रिलीजन के बारे में सबसे पहले पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर डायनेस्टी, प्रोमिनेंट रूलर मौर्य, कुषाण, सातवाहना, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, चोला। तो उसने मौर्य से लेकर चोला की बात करी है। फॉर एग्जाम्पल कि कहना क्या चाहता है कि भारत देश में, ठीक है, इंडिया का नक्शा बन गया हमारा भारत, मौर्य से लेके, जो कि यहाँ पे बिहार में पाटलिपुत्र में था, कुषाण जो कि यहाँ था, सातवाहना जो कि यहाँ था, गुप्ता मौर्य के बाद के पीरियड में आए जिन्होंने अपना रीजन यहाँ तक पूरा फैला लिया, चोला पल्लवा पूरा साउथ कवर कर लिया इन्होंने, साउथ के साथ साथ श्रीलंका भी कवर कर लिया। तो इन सब के बारे में पढ़ना है, तो इन सब के बारे में आपको मेजरली इनके जो मेजर रूलर्स जो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है।
जो जो मेजर रूलर्स रहे हैं उन्होंने कुछ किले बनवाए होंगे, कोई आर्किटेक्चर बनवाया होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कॉइन सीक्वेंस कैसा था, ट्रेड कैसा था, पुरानी सभ्यताएं जो थी उनके साथ इनका ट्रेड कैसा था, उन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, हाँ मैंने बताया बिल्डिंग्स जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, आर्किटेक्चर कौन सी टाइप का था, कैसा था, वो आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तो इन सब के ऊपर भी प्रेजेंट में डिबेट चल रही है, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन गया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी और ऐड करी गई है। 1 2 3 4 5, 5 क्लासिकल लैंग्वेज, और पुरानी और भी लैंग्वेज है 15 आई थिंक है, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, 10-15 है। तो ये भी टॉपिक बन गया, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत पीरियड के बारे में आपको पता है, बहुत ही मुश्किल से आता है प्रेजेंट टाइम में, सल्तनत क्या था, नहीं आता, मुगल्स भी नहीं आता, पढ़ लेना, पढ़ने के लिए अच्छा है, बट नहीं आते तो इसको आप स्किप कर सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, पेंटिंग्स कुछ मेजर मेजर पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इतना नहीं आता। और राजस्थान में और यूपीएससी में भी आजकल मुगल एरा तो बिल्कुल स्किप कर दिया, तो ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रिलीजियस एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। भक्ति एंड सूफी, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट शुरू हुआ जब जो ट्रेडिशनल रिलीजियंस थे वो काफी कॉम्प्लिकेट हो गए थे। कॉम्प्लिकेट इसलिए हो गए थे कि कॉमनर्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का रिलीजन फॉलो किया जाए। तो एक ओमकार, वन गॉड, इन सब का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जहाँ से भक्ति और सूफी मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। इफ यू आर अ डिवोटी और आप नाम लेते हो किसी गॉड का, भगवान का नाम जपते रहते हो, तो इज योर डिवोशन इज टू द गॉड इज प्रूवन। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया कि आप भगवान के डिवोटी हो। इस तरह से भक्ति मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ और उनसे कुछ रिलीजन्स भी निकले, तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। चलते हैं मॉडर्न पीरियड में, 19th सेंचुरी में चलते हैं। Evolution of modern India, emergence of nationalism, intellectual press, Western education, social regional reform in 19th century, various leaders and institutions, freedom struggle, Indian national movement, various stages, strength and important contribution. Sorry, contribution for different parts of country, post independence, national nation building, Nehru era, linguistic recognition of the state, international building during Nehru era. देखो, नेहरू era की बात हो रही है। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक, आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, ये सब बने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा, उनके विजन के द्वारा बनाए गए। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको जरूर देखना चाहिए। और ये पढ़ेंगे कहाँ से, सबको पता है ये कहाँ से पढ़ना है, ये स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। ओके, चलो ज्योग्राफी में चलते हैं। ज्योग्राफी मैंने बताया ही है, काफी फेमस है ज्योग्राफी अपने पेपर के लिए, जो कि पूरा का पूरा करंट अफेयर से होता है या फिर किसी बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से होता है। बट अगर आपको बेसिक्स करने हैं तो आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी।
और उसके चारों पार्ट करने हैं 11th और 12th के। ऐसे नहीं कि सिर्फ दो वाले करने हैं फिजिकल वाले, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी करनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया होता है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आपको फिजिकल ज्योग्राफी करनी चाहिए। मेजर लैंड रिफॉर्म्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट। अब यहाँ पे डेजर्ट की बात होगी तो यहाँ पे राजस्थान की ही बात हो रही है, तो आपके राजस्थान के परस्पेक्टिव से काफी पढ़ना है। रिवर्स एंड लेक, राजस्थान की रिवर्स और लेक्स के बारे में पढ़ना है। सांबर झील है, वहाँ पे नमक निकलता है, वहां से लेके लूनी, व्यास, चंबल, इन सब के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर कैसा है राजस्थान में, उसके आउटपुट कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ने की। राजस्थान में आउटपुट कैसा है, कितनी फसल होती है, कैसा होता है, उसका इकोनॉमी कैसा है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, सबसे पहले मेजर इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से मेजर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट कैसा है और कौन सा है, और वो राजस्थान में अवेलेबल है कि नहीं है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। एनवायरमेंटल इशू, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर। तो इसके अंदर आपको जो भी क्लाइमेट समिट्स हो रही हैं, क्लाइमेट समिट, उसके बारे में पढ़ना आपको कि क्लाइमेट समिट कौन कौन सी हो रही है, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात की थी, बट यहाँ पे डेजर्ट भी आ गया तो मैंने राजस्थान का मेंशन कर दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वो आएंगे जो कि करंट अफेयर में अवेलेबल है। ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो आपको रॉ मटेरियल के हिसाब से जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट में है, आजकल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और यूरोप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, कार इंडस्ट्री के लिए जर्मनी फेमस है, इंडिया फेमस है एग्रीकल्चर के लिए। चाइनीज आजकल मेजर एक्सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, और इंडिया मेजर इम्पोर्टर है चीज़ों का, और बिजनेस में डेफिशिएट हो रहा है इंडिया को ग्लोबल बिजनेस में, तो वो सब आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, पता ही है, हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। आपको हिमालय के बारे में पढ़ना है कि मेजर माउंटेन्स कौन से हैं। प्लेट्यू की बात हो रही है तो आपको महाराष्ट्र का रीजन जो है उसके बारे में बात करिए। मेजर प्लेन्स की बात कर रहा है तो जो गंगेटिक प्लेन है उन सब के बारे में बात करें, उनकी क्रॉप्स क्या है, मानसून सीजन क्या है, खरीफ रबी की फसल क्या है, मेजर रिवर्स क्या है, गंगा यमुना, ये वाली बेल्ट से लेके आजकल वो डिबेट चले कि चाइना ने वहाँ पे डैम बना लिया ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये चाइना है, ये इंडिया है, और ये इसकी बाउंड्री है। तो ये ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है तो यहाँ पे इन्होंने एक डैम बना लिया है फॉर द हाइड्रो डैम, एनर्जी के लिए। जिससे इंडिया को क्या कैसे सिग्निफिकेंस क्या इफेक्ट पड़ेंगे। बेसिकली कहा तो जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, बट कुछ तो होता ही है, इफेक्ट पड़ता है। और अर्थ की रिवॉल्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ कुछ आर्टिकल में ये भी कहा गया कि चाइना ने ऐसे ऐसे डैम्स और ऐसे आर्किटेक्चर्स क्रिएट करे हैं कि अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो स्लो हो गया है, उस पर भी फर्क पड़ रहा है। तो कुछ आर्टिकल आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आप अगर नॉलेज रखोगे हर चीज की तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना आगे जाना है, और कितना अपने आप को रोक कर रखना है कि फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। सो मेजर रिवर रेक्स, क्रॉप्स के बारे में बता दिया, खरीफ रबी। और पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट्स, एनर्जी पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं राजस्थान में, तो उसके बारे में भी आपको
पढ़ना है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन रिको वगैरह के बारे में पढ़ना है, उनके नियम कानून जो भी होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स जो भी अभी नए बने हैं उसके बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में बात हो रही है। तो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो राजस्थान का जो भी रीजन है, रीजन तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेजर्ट है, बीकानेर से शुरू हो जाता है, जोधपुर जैसलमेर तक चलता है। और यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस है अरावली की, जो दिल्ली तक जाती है। ठीक है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ना है, और रिवर्स जो होंगी उनके बारे में पढ़ना है। कुछ गुजरात में जाके गिरती हैं, कुछ कहीं से निकलती हैं। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ना है जो कि मैन मेड है। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं, मेजर रिवर्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मेजर क्रॉप्स, वही सेम है, बता चुका हूँ मैं। सेक्स रेशियो, मेजर ट्राइब्स, ये आपको सेंसस में मिलेंगे, और सेंसस अभी 2011 वाला ही चल रहा है अभी तक। भारत सरकार ने सेंसस करवाया नहीं है। सेंसस करवाने के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन की एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करने के बाद वो 2026 में कह रहे हैं कि जनगणना होगी। जब जनगणना होगी तो सब होगा, देखा जाएगा, सब चीज चेंजेस होंगे। कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो भी चेंजेस होंगे, उसमें भी जो लिमिटेशन है कि 50% फॉर द जनरल, उसको बढ़ाया जाएगा। इस लिमिटेशन को तोड़ के दूसरों के रिजर्वेशंस को बढ़ाया जाएगा। ये सब चल रहा है, डिबेटेबल है, ये फालतू की चीजें हैं। वैसे पॉलिटिक्स है, जिसको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है इन टॉपिक में, वो भी देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी, मेरा ये मानना है। हर चीज का नॉलेज रखना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपको लाइफ के बारे में, और आपके आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में। मिनरल्स एंड मेटेलिक नॉन मेटेलिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, टूरिस्ट सेंटर्स। ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर एक रिसोर्स है लक्ष्मीकांत। नया एडिशन ले लो, पुराना एडिशन ले लो, कोई भी एडिशन ले लो, मेरा तो यही मानना है। आपको लेना तो नया एडिशन चाहिए, बट किसी के पास पुराना एडिशन है, वो सोचता है नया खरीदूं, महंगी आएगी, क्या करूं, कैसे करूं। तो उसके लिए कहूंगा, पुराने एडिशन के अंदर आप स्टिकी नोट से ऐड कर सकते हो कुछ चेंज। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर का बाइफिकेशन हुआ, वो आपके अगर बुक में नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो। कुछ नए चैप्टर्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। शॉप पे जाके आप देख सकते हो कौन से नए चैप्टर है, उनको गूगल डाउन करके आप लिख सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं। सो फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स, यह आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। फिलोसफिकल, इसमें डिबेट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी किस किस तरह की डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हो रही है। सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे प्रियम्बल की बात हो रही है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट की पावर के बारे में बात हो रही है कि अमेंडमेंट की पावर बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर बड़ी होती है फॉर द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है। आपको फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से मिले गए हैं इसके अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, डीपीएसपी के बारे में। और द गाइडिंग लाइट्स एंड विजन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है जो कि इंदिरा गांधी के एरा में ऐड हुई थी। ओके। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब ये तो पढ़ लिया कि रूल बुक कैसी है, अबाउट द रूल। ठीक है। अब आपको पढ़ना है रूल बुक से रूल कैसे चलता है।
तो फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैसे होता है, हटाया कैसे जाता है। उसके बाद इम्पीचमेंट करना है, तो अगर हटाना है, अगर इम्पीचमेंट करना बोलते हैं उसको, इम्पीचमेंट करना है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, क्या सर्कमस्टांसेस चाहिए, किस रीजन की वजह से होता है, वो सब के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट कैसे चलता है, किस टाइप के बिल पास होते हैं, कौन कौन से बिल्स आते हैं नहीं आते हैं, कौन रेज कर सकता है बिल्स, कौन नहीं कर सकता, किस टाइप के बिल के लिए कौन कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और पार्लियामेंट में मेजरली वही है, दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं। इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, फ्रॉम दैट एरा की ब्रिटिश एरा से रिलेटेड, कि अपर हाउस को क्या बोलते थे, लोअर हाउस को क्या बोलते थे, हेड ऑफ कैबिनेट क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोल कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये सारे कमीशंस हैं। सेंट्रल फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कोalition गवर्नमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान का भी इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम आरएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और पॉलिटी के अंदर अगर हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा आएंगे, इससे रिलेटेड भी आएंगे, बट राजस्थान को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। सो अब आते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के अंदर जो मेजर जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, उनकी पोस्टिंग कौन करता है, कौन को शपथ दिलवाता है, ओथ कौन दिलवाता है, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। गवर्नर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आपको उसकी पावर्स क्या है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, वो कितने किस रेशियो में होने चाहिए, वो आपको बुक में दिख जाएगा। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, और साथ में उससे रिलेटेड थोड़ी सी माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिससे आपको खुद क्यूरियोसिटी होगी कि कहाँ से पढ़ना है। वो तो मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, आपको क्यूरियोसिटी होगी कि यार इसने इतना सब कुछ बताया, तो हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ी एंग्जाइटी होगी कि यार इतना सब कुछ बता दिया, कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे कवर करूंगा, बट आप एक पेज पे लिख लोगे ना सब, सेग्रीगेट करके कि फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, विद द टाइम बाउंडिंग, तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ से क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज प्लस म्यूनिसिपल भी कर लेना। नगर पालिका और उन सबके रूल्स क्या होते हैं, वो सब भी कर लेना। ठीक है। राजस्थान पुलिस सर्विसेज, स्टेट ह्यूमन लोकायुक्त, अब ये स्टेट के आ गए, जो कमीशन सेंटर के, तो ऐसे स्टेट के आ गए। पब्लिक पॉलिसी, लीगल, सिटीजन चार्टर के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर बुक कौन सी फॉलो करनी है, क्या करनी है। बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, अलग अलग टाइप के नोट्स हैं। सारे नोट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, कुछ कुछ मेजर चीजें पढ़नी है। आप गूगल करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो कौन सा क्या चीज है। बेसिक बजटिंग के बारे में पता होना चाहिए, सरकार बजट कैसे करती है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि बैंकिंग अपने प्राइवेट बैंकिंग है और गवर्नमेंट कोएलिशन में भी बैंकिंग है, तो दोनों के बारे में पढ़ना होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल इनकम ग्रोथ डेवलपमेंट, नेशनल इनकम ग्रोथ डेवलपमेंट। बजटिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको कि मंत्री जब बजट बनाता है, क्या सोच के बनाता है, क्या उसके प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, किस तरफ बजट जा रहा है, यूथ को क्या मिल रहा है। यू आर द यूथ,
तो आपको पता होना चाहिए यूथ को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, नेशनल इनकम कितनी हो रही है। नेशनल इनकम जितनी होगी उतना ही फायदा होगा कॉमन पीपल को, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनेगी और जिससे सोसाइटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होंगे, जो कि ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत ही सही रहता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। काउंटिंग कॉन्सेप्ट टूल ये नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंज सेबी के बारे में पढ़ लेना, फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ लेना, सब्सिडीज कौन कौन सी स्कीम्स है, ये राशन कार्ड में जो आपको मिलता, अगर किसी को मिलता है तो अच्छी बात है। कनक मिलती है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, आटा मिलता है, चीनी मिलती है, केरोसिन बंद हो गया, पहले मिलता था। ई कॉमर्स इन्फ्लेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन क्यों होती है, मेजरली उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पढ़ लेना। अब चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में मेजर सेक्टर्स कौन से, वही प्रायोरिटी सेक्टर्स जो मैंने बताया था कि मेजर प्रायोरिटी सेक्टर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। तो मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, करंट स्टेटस, इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर, मेन तो एग्रीकल्चर ही है। ज़्यादातर अपना जो सोसाइटी है एग्रीकल्चर ड्रिवन है, वहीं से इनकम करता है, और राजस्थान में तो वही है। इंडस्ट्री, सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन वही हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने जो लिबरलाइजेशन किया था, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, 1991 में जो किया था। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, कॉज, रेमेडी, करंट फ्लैगशिप स्कीम्स क्या चल रही है वो पढ़ना है। दिया गया है, इसे मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन जो भी है, जो मेजोरिटी में नहीं होते हैं, वही वीकर सेक्शन होते हैं। एससी होते हैं, एसटी होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, सॉरी नाम नहीं ले सकते हम किसी कम्युनिटी का, बट वही है, समझ गए आप। तो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब डीपीएसपी में भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके विजन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, तो चलना भी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, मेजर ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जयपुर में, जोधपुर में, बड़ी बड़ी सिटीज में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग चल रही है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। कुछ बनाया है अच्छा खासा तो उसके बारे में देख लेना। मेजर वेलफेयर ऑफ एस सी एस टी क्लास एंड माइनॉरिटी, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है वही है। डिसेबल, विमेन, चिल्ड्रन भी आ जाता है, ओल्ड भी आता है, बट मैन नहीं आता। men are not in this category, so ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होगे काफी केसेस के भाई शादी के बाद इतना एलिमनी देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो कहता है भाई मेरी इतनी कमाई ही नहीं है, मुझे क्यों करना है, क्यों करूँ मैं। बट क्यों का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपने शादी करी है तो आपको पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चाहे कितना भी आप कमाओ मत कमाओ, आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, जो भी सॉल्ट यूज करते हो, सरफ यूज करते हो, जिस तरह के जो बेसिक टॉपिक्स है जो कि राजस्थान की टेक्स्ट बुक में फॉलो को मिल जाएंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में देख लेना, कोई भी बेसिक बेसिक रैम रोम ये सभी आता है राजस्थान के पेपर में। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के बारे में जो भी अभी न्यू डेवलपमेंट हुआ है इसरो से रिलेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी जो भी अपने एंजाइम्स और जो न्यू मेडिसिन बन रही है, क्योर लाइक न्यू वायरसेस, उसके बारे में पढ़ लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो डीएनए में चेंजिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आप डीएनए मॉडिफाई कर सकते हो, तो उसके बारे में पढ़ लेना। फूड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर,
कर लेना। आएगा नहीं आएगा उसको मैं नहीं कह सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर ऐसे ही होते हैं, आते हैं नहीं आता है, इसमें से टॉपिक आप कुछ कह नहीं सकते। हेल्थ केयर, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस, zoonotic diseases, environmental ecological change and their impact, biodiversity, conservation of natural resources, sustainable development, agriculture, horticulture, forestry, एनिमल हस्बेंड्री, ये आएगा। एनिमल के बारे में क्या कितना है, एनिमल के फेस्टिवल्स कहाँ है, वो सब। सो यहाँ पे हमारा जनरल नॉलेज और जनरल जीके का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। मेजर थीम्स है क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। अब आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के बारे में जानना है। ये कुछ टॉपिक्स है, assumption, कंक्लूजन, रीजनिंग, नंबर, डिकोडिंग, वेन डायग्राम। बहुत इजी है, आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। डाटा एनालिसिस, मीन, मोड, प्रोबेबिलिटी। करंट अफेयर्स के बारे में आ जाते हैं। मेजर करंट अफेयर्स, इवेंट्स, इश्यूज, राजस्थान, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, प्लेस, जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।